कहानी की शुरुआत में हमें चक को दिखाया जाता है जिसने कि हाल ही में भारी रकम अदा करके एक नया घर खरीदा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें पहले ही दिन पानी टपक रहा था। अब वो इसकी एक वीडियो बनाकर प्रॉपर्टी डीलर से शिकायत करने लगता है और उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगता है कि आखिर तुमने मुझे कैसा घर सेल करा है, इसमें मुझे कितनी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिसका नाम मारिया होता है और वो एक फैशन डिज़ाइनर होती है। यहाँ पे वो बस इतना चेक करने आया था कि कहीं उसके रूम में भी तो पानी नहीं टपक रहा, लेकिन बाय लक वहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं हो रही थी। अब मारिया अपने हस्बैंड को कहती है कि यहाँ पे कोई भी पानी नहीं बह रहा और इस समय क्योंकि वो लाइव सेशन पर थी तो वो अपने हस्बैंड को जाने के लिए कहती है। और यहीं पर हम एक डमी को भी देखते हैं जो कि मारिया की थी, और क्योंकि डमी वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद चक घर के बाहर जाता है और चेक करने लगता है कि कहीं ये लीकेज बाहर तो नहीं दिख रही। इसके बाद चक का पड़ोसी आकर उसे कहता है कि मुझे काफ़ी हैरानी है कि आखिर तुमने ये बंगला क्यों खरीदा, क्या तुम्हें डीलर ने इसके बारे में सब कुछ बताया है? तो चक उसे जवाब देता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका नेबर उससे कहता है कि आखिर आपको नहीं पता कि इस बंगले में क्या हुआ था। वो उससे हैरानी से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसमें कुछ दिक्कत है। अब वो नेबर उससे कहता है कि असल में इस घर में जिसका पहले का ओनर था उसने सुसाइड कर ली थी। अब ये बात सुनकर चक बिल्कुल ही हैरान हो चुका था क्योंकि उसके प्रॉपर्टी डीलर ने इस बारे में से कोई भी चीज़ नहीं बताई थी। फिर वो वापस आकर उन वीडियोस और फोटोज़ को देखने लगता है जहाँ पे उसे काफ़ी सारी अजीब चीज़ें दिखती हैं जो कि पहले वीडियो या फोटोज़ में थी ही नहीं। खैर, अब हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे चक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो डमी अब बाहर पड़ी हुई है, जो कि काफ़ी हैरानी वाली बात थी क्योंकि उसकी वाइफ तो कभी भी इस डमी को बाहर रखती नहीं थी। अब वो नेबर भी वहाँ पे आ जाता है और वो चक से कहता है कि देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन चक उससे कहता है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो डोल है ना, ये बाहर आ गई है, शायद ये मेरी बहन ने रख दी होगी क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से ये शायद उसने रख दी होगी, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब वो इस बारे में और बताते हुए कहता है कि उसकी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिस वजह से उसकी बहन का मानसिक संतुलन हिल चुका है। तो वो ऐसी चीज़ें करती है कि वो कहीं की कहीं चीज़ें रख देती है। अब उसका नेबर उसे एक लोकल मीटिंग में आने का ऑफ़र करता है और उसे ये भी कहता है कि अगर आपको इस घर की हिस्ट्री जाननी हो तो आप पास की लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं ताकि आप इस घर की हिस्ट्री को और अच्छे से जान सकें। अब दोपहर में वो लाइब्रेरी में जाता है और बुक्स को ढूंढने लगता है जहाँ पे उसे काफ़ी सारी बुक्स मिल भी जाती हैं। लेकिन यहीं पे वो नोटिस करता है कि लाइब्रेरी के बीच में कुछ बुक्स रैंडमली पड़ी हुई हैं। साथ ही में उसे एक रोती हुई लड़की भी मिलती है जो उससे कह रही होती है कि प्लीज़ तुम इस जगह को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुन के वो थोड़ा सा हैरान और डर सा जाता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया, ये मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन चक उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर वो लाइब्रेरियन के पास जाके इन्हें रेंट पे लेने के लिए कहता है। इन बुक को देख के लाइब्रेरियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चक की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखो, तुम जिसकी भी तलाश कर रहे हो प्लीज़ उसे मत ढूंढो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। लेकिन आखिर लाइब्रेरियन चक से ऐसा क्यों कह रहा था, ये बात भी चक को समझ में नहीं आती कि लाइब्रेरियन की बातों का क्या मतलब है, कि वो किस चीज़ के खतरे में है। लेकिन चक उनकी बातों का जवाब देता है कि देखिए, आप शायद मुझे कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ अपने घर की हिस्ट्री और लोकेलिटीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर उस घर में कौन कौन रहा था और उनके साथ क्या हुआ था। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। ये सुन के लाइब्रेरियन उसके घर का पता पूछता है और जब चक उसे बताता है तो लाइब्रेरियन अजीब तरीके से उसे देखता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर चक घर आने के बाद उन किताबों को पढ़ने लगता है। फिर उन बुक्स को थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो देखता है कि इस घर में 1980 में कोई घटना हुई थी जिसके बारे में वो बस पढ़ने वाला था। लेकिन उसके घर की डोरबेल बजती है जहाँ पे उसकी एक नई स्टूडेंट आई थी जो कि उससे पियानो सीखना चाहती थी। एक्चुअल में चक एक म्यूज़िक टीचर था और ये उसकी पहली स्टूडेंट थी जो कि थोड़ी घबराई हुई थी और शुरू की क्लासेस में वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। तो चक उसका मूड फ्रेश करने के लिए पानी लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी चक को सुनाई देता है कि कोई पियानो को बहुत अच्छी तरीके से बजा रहा हो, जैसे कि कोई प्रोफेशनल हो। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसकी स्टूडेंट तो उसके पास ही खड़ी है, तो आखिर पियानो को कौन बजा रहा था। लेकिन जब चक और उसकी स्टूडेंट वापस आके देखती हैं तो वहाँ पे रूम में कोई भी नहीं था जो पियानो बजा सके। और ये सब देखकर उसकी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो वहाँ पे चक को अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है। ये जाहिर था कि ऐसी भूतिया घटना अगर किसी के साथ भी होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा और वहाँ से जाना चाहेगा। अब इस रात चक अपने घर में अकेला था क्योंकि इसकी वाइफ को ऑफिस में कुछ काम था और उसे वहीं पे रुकना था आज, तो वो इसीलिए अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए उसी मीटिंग में चला जाता है
जो कि उसके पड़ोसी ने बताई थी। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ 6 लोग थे, जिनमें से तो 2 लोग वही थे जो उसे लाइब्रेरी में मिले थे, एक लाइब्रेरियन और एक उसकी असिस्टेंट। यहाँ पे जब चक आता है और बैठता है और उनकी बातें सुनता है, तो वो लोग बातें कर रहे थे एक हेली फ्रॉस्टन नाम की एक लड़की के बारे में। और फिर यहाँ पे लाइब्रेरियन कहता है कि ये मुझे 1980 की घटना की याद दिला रहा है, जब हेलन नाम की एक महिला की बेटी को स्कूल में बुली किया जाता था और कोई भी उसकी बेटी की मदद के लिए आगे नहीं आया था। और हेलन की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उसने खुद को और अपनी बेटी को गोली मार ली थी। और तभी से ही इस शहर में हर साल कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती थी। और अब यहाँ पे इस मीटिंग में ये जाहिर किया जाता है कि यहाँ पे जो भी कुछ अजीब हो रहा है वो हेलन की आत्मा कर रही है। अब जब जैसे ही मीटिंग खत्म होने पर बाहर आता है, तो उसे पास ही की चर्च में एक औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। अब इस सब के बाद से चक और ज्यादा डर जाता है और फटाफट अपने घर आ जाता है। घर पर आकर वो अपनी बहन को देखता है, जिसका नाम इजाबेला होता है। और ये वही बहन होती है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसे हर समय भ्रम होता है और अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जो कि असली नहीं होता, ये सिर्फ उसके मन का वहम होता है। और जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो अपने भाई के साथ जरूर शेयर करती है। अब इसी टाइम इजाबेला के स्कूल का दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। अब क्योंकि उसका दोस्त बचपन से ही इसी शहर में रहा हुआ था, तो उसे यहाँ के बहुत से किस्से कहानियां पता थी, तो उसे हेलन की कहानी सुनाने लगता है। जब रात होने पर इजाबेला सो रही होती है, तो वह हेलन की कहानी के बारे में सोचने लगती है। फिर यहाँ पे कुछ अजीब होता है, उसके वॉशरूम की लाइट एकदम से खुद ही जल जाती है। फिर वो जाके लाइट बंद कर देती है। फिर जब वो आके सोती है तो ये लाइट दोबारा से जल जाती है। अब यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद स्विच में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वो बल्ब को उतार के साइड में टेबल पे रख देती है, लेकिन इसके बावजूद वॉशरूम की लाइट दोबारा से जल जाती है। और जब वो मुड़ के देखती है तो एक अजीब सा साया वहां से निकलने लगता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो बस ये उसका एक सपना था, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसने ये सब कुछ सपना ही देखा था। लेकिन जब वो अपने बगल में देखती है तो वो लाइट बल्ब अभी भी वहीं टेबल पे ही रखा हुआ था। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने ये सब कुछ देखा था, ये सपना था या हकीकत। फिर सुबह के टाइम वो अपने दोस्त से मिलती है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो अपने दोस्त को बताने लगती है। फिर तभी उसके पास चक का कॉल आता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा डर था और एलिजाबेथ को भी लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर वो जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी भाभी मारिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। असल में मारिया कुछ टाइम पहले वीडियो कॉल पे अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है और उसे अपने कपड़ों के ब्रांड के बारे में बता रही होती है। वीडियो कॉल के दौरान उनका क्लाइंट मारिया को कॉल कर रहा था और उससे बताना चाहता था कि तुम्हारे पीछे जो डोल है उसके हाथ हिल रहे हैं। अब ये बात वो वीडियो कॉल पे इसलिए नहीं बता सकते थे क्योंकि मारिया ने उन्हें म्यूट कर रखा था। अब क्योंकि मारिया को क्लाइंट के कॉल आ रहे थे जो कि वो पिक नहीं कर रही थी, तो वो उन्हें रोकते हुए कहती है कि देखिए मैंने आपका जो ड्रेस है वो तैयार कर दिया। फिर वो वीडियो कॉल के थ्रू उन्हें वो ड्रेस दिखाने लगती है। लेकिन मारिया को तो ये बात पता ही नहीं थी कि वो क्लाइंट आखिर उसे क्या बताना चाहता है। फिर तभी मारिया दोबारा से अपने कमरे में आ जाती है। इस समय भी उसका क्लाइंट उसे कॉल और मैसेज कर रहा था, और मैसेज में वो उसे कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन मैसेजेस को ध्यान से देखने के बाद वो डोल की तरफ देखते जो कि अब है ही नहीं इस रूम में, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद पास वाले कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि कोई दीवार को अपने नाखूनों से खरोच रहा हो। फिर जब वो जाके देखती है तो वो देखती है कि उसकी डोल में तो कुछ है जो कि बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। फिर मरिया और उसका हस्बैंड उस डोल को जला देते हैं। फिर चक मरिया को ये बता देता है कि इस घर के पिछले ओनर ने सुसाइड करा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आत्मा का एक बुरा साया है। अब वो लोग ये यहाँ पे फैसला ले लेते हैं कि अब वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। फिर वो इजाबेला को ये कहते हैं कि तुम अपने सामान को पैक करो और तुम हॉस्टल चली जाओ, और हम भी रहने के लिए अपने लिए कोई एक जगह ढूंढ लेंगे। सामान पैक करने के दौरान इजाबेला का दोस्त भी आ जाता है और यहाँ पे उसे इजाबेला और उसकी मॉम की फोटो दिखती है। यहाँ पे उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारी माँ असली में वैसी नहीं दिखती जैसी फोटो में दिख रही हैं। अब इजाबेला चौंकते हुए कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरी मॉम को तो काफ़ी महीने बीत चुके हैं। अब ये सुन के वो लड़का भी चौंक जाता है और इजाबेला से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उनसे कुछ दिन पहले इस घर में बात करी थी। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि नीचे से उन्हें कुछ आवाज़ आने लगती है। लेकिन जब वो नीचे जाके देखते हैं तो आवाज़ें तो बंद नहीं होती, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं था, क्योंकि अजीब आवाज़ें नहीं रुक रही थी, लेकिन उनके सामने कुछ था ही नहीं कि जो ये आवाज़ें कर रहा हो। इस चीज़ को देखकर तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इजाबेला को अकेले छोड़ के ही चला जाता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा गमला टूट जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मारिया आ जाती है
और उसे कहती है कि आखिर तुम ठीक हो, यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद एलिजाबेथ उसे सब कुछ बताती है। यहाँ पे इजाबेला इसीलिए भी और डरी हुई थी क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट में जो सी चीज़ें सुनाई और दिखाई देती थी और अब जो उसके साथ हो रहा है, ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थी, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा दिमागी प्रेशर आ रहा था। इसके बाद जब मरिया अपने रूम में थी तो उसके साथ भी बहुत सारी डरावनी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और इजाबेला वहाँ पे आ जाती है और अपनी भाभी को संभालती है। इसके बाद जब हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं तो इजाबेला का दोस्त आता है एक नक्शा लेकर। यहाँ पे वो ये बताता है कि 1970 से 1980 के मैप्स को मिला के मुझे एक जगह मिली है जहाँ का एड्रेस है 825 फॉरेस्ट रोड, जहाँ पे उन्हें इस घर से रिलेटेड कुछ क्लू मिल सकते हैं। अब चक ये फैसला करता है कि मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ पे है क्या। अब जो एलिजाबेथ होती है वो भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन तब यहाँ पे मारिया के कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कि उसके साथ एक वीडियो शूट करना चाहते थे। अब यहाँ पे मारिया उन्हें मना तो करना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर पाए और उन्हें घर में ही शूट करने के लिए कहती है। अब क्योंकि एलिजाबेथ मारिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी तो अपने दोस्त से कहती है कि तुम यहाँ पे रहो और मेरी भाभी का ध्यान रखना। फिर चक और एलिजाबेथ नक्शे के अकॉर्डिंग उस जगह पे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मारिया अपने वीडियो शूट में लगी हुई थी जहाँ पे एलिजाबेथ का दोस्त निगरानी रखे हुए था कि यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जंगल में एक वीराना घर में पहुंच जाते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल उनके घर की तरह ही था। फिर यहाँ पे एलिजाबेथ ऊपर वाले कमरों में चेकिंग करने के लिए चली जाती है जहाँ पे उसके पीछे हम एक अजीब सी परछाई को जाते हुए देखते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ मारिया को दिखाया जाता है जो कि 1980 की घटनाओं के बारे में बता रही थी कि उसकी बेटी को किस तरीके से बुली किया जाता था। ये सब देखकर उसके क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मारिया ये क्या बोल रही है। असल में उस औरत की आत्मा मारिया के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये अजीब चीज़ें बोल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि चक को काफ़ी सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि उस आत्मा की बेटी ने लिखे हुए थे। फिर वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है जो कि अभी भी ऊपर वाले फ्लोर पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलिजाबेथ का दोस्त था वो मारिया के क्लाइंट से कह रहा होता है कि तुम्हें शूटिंग जल्दी से बंद करनी होगी क्योंकि मारिया की हालत बिगड़ती जा रही है। फिर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। अब जब ये सब चक ने देखा तो वो उसकी तरफ भाग के आता है ताकि वो एलिजाबेथ को बचा सके, और जब वो एलिजाबेथ को अपनी तरफ खींचने लगता है तो जो भी चीज़ एलिजाबेथ को खींच रही थी वो चक को भी अपने साथ खींच लेती है। फिर इसके बाद गेट यहीं पे बंद हो जाता है। फिर इसी अजीब एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट बनेगा तो उसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।